नमस्कार। देश की बात के साथ मैं हूँ राजश्री आपके सामने और देश की बात में आज बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री के आसपास ही कैसे घूमा आज का पूरा राजनीतिक घटना चक्र, ये हम आपको बताएंगे। और कहां तक पहुंचा संसद का सियासी समर। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने कैसे किया पलटवार और विपक्ष की तिलमिलाहट और हमले की कितनी रही धार, ये सब कुछ आंकेंगे हम। और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या अब घर में सोना रखना आपके लिए महंगा हो जाएगा और आपके सोने पर भी है सरकार की नजर। और साथ ही कौन से नए टैक्स लगेंगे आपके ही पैसे पर। नोटबंदी पर नीतीश की कैसे बिगड़ी है चाल और नोटबंदी के फैसले की खास खामियां क्या हैं, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। और नोटबंदी के बाद क्या होगा सरकार का अगला कदम, क्या फिर मिल सकता है काले धन वालों को संभलने का एक मौका, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। और साथ ही नोटबंदी में किसको हुआ है सबसे ज्यादा फायदा, उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि नोटबंदी से जहां पूरे देश में नोट को लेकर हाहाकार मचा है, वह उसी वक्त कौन सी ऐसी कंपनी है जो लगातार पैसे कमा रही है। सिंधु नदी के बहाने पीएम की कूटनीति के हथियार की धार हम जानेंगे। और पंजाब से पाकिस्तान को प्रधानमंत्री की कौन सी धमकी है वो भी हम आपको बताएंगे। फारूक अब्दुल्ला के बिगड़े कैसे बोल, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही जल्दबाजी में जिस तरह से नोट छप रहे हैं उसमें क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है, ये सब कुछ आपके सामने होगा। और बात पाकिस्तान की भी होगी और पाकिस्तान की तमाम कायरता की भी। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकवादियों से मुठभेड़ में हमारा एक जवान शहीद हुआ है। इस मुठभेड़ के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और भारत की तैयारी पर भी आपको हम बताएंगे। आपको ये भी दिखाएंगे कि अमेरिका में कैसे फिर बढ़ रहा है नस्लवाद। चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद भवन में भारत का संविधान किताब के डिजिटल संस्करण का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के बीच नोटबंदी पर विपक्ष के हमले झेलने के बाद सदन के बाहर अपने विरोधियों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में विपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया बदल रही है और वक्त आ गया है कि हम कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ें। सरकार काले धन को खत्म करके पारदर्शी व्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए कदम उठा रही है। हालांकि इस संबोधन के दौरान उनका एक बयान विवादों का केंद्र बन गया। और वो बयान कौन सा था और उससे विवाद कौन से पैदा हुए, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नोटबंदी के मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के एक दिन पहले संविधान के डिजिटल संस्करण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट बैन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोटबंदी के फैसले का वही लोग विरोध कर रहे हैं जिन्हें तैयारी करने का वक्त नहीं मिला। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश हित में कई बार बड़े फैसले लेने होते हैं और हमें उसका पालन भी करना होता है। उन्होंने नोटबंदी पर समर्थन के लिए लोगों का धन्यवाद दिया। देश का सामान्य नागरिक इस लड़ाई का सिपाही बना है। उसको लगता है कि 70 साल तक इसी कानून नियमों का दुरुपयोग करने वालों ने देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अगर शहरों से लेकर गांव तक लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं तो मोबाइल के जरिए डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। उपलब्ध हो, सभी बैंक की अपनी ऐप हो। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आर्थिक सुधारों पर ध्यान देना होगा। हालांकि काले धन पर प्रधानमंत्री के इस बयान को अब विपक्ष ने हथियार बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और जब से नोटबंदी हुई है तब से प्रधानमंत्री जब जब बाहर, चाहे वो किसी रैली में हो या किसी समारोह में, नोटबंदी का मसला जरूर उठाते हैं। कभी वो भावुक होते हैं तो कभी हमलावर। नोटबंदी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी जमकर हंगामा हुआ और विपक्षी नेताओं ने कहा कि पीएम ये कैसे कह सकते हैं कि विपक्षी दल काले धन के खिलाफ नहीं हैं। विपक्षी सांसदों ने पीएम से माफी की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद से दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
नोटबंदी को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को विपक्ष ने हाथों हाथ लिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अपने बयान के जरिए ये साबित करने की कोशिश की है कि विपक्षी दल काले धन के समर्थक है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि पीएम का बयान किसी दल विशेष के लिए नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बयान को विपक्ष ने मौके के तौर पर लिया है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह कहा कि अपोजिशन इज फेवरिंग ब्लैक मनी। ये तो पूरे सदन का अपमान है, ये पूरी अपोजिशन का अपमान है। कल हमने प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस में बता दिया था कि हम ब्लैक मनी के खिलाफ हैं। आज कैसे कह सकते हैं कि अपोजिशन पार्टीज ब्लैक मनी के फेवर में है? इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन में अपोजिशन से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान कि नोटबंदी के फैसले का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्हें तैयारी करने का वक्त नहीं मिला, पर कांग्रेस ने माफी की मांग की है, तो समूचा विपक्ष भी इस पर एकजुट नजर आया। आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि यदि अपोजिशन को 72 घंटे का समय दे दिया जाता इस फैसले को लेने से पहले, तो शायद ये मेरा विरोध नहीं करते, मेरी तारीफ करते। ये इन्होंने एक तरीके से अपोजिशन के ऊपर हमला बोला। ये कहा है कि हम लोग काले धन का समर्थन कर रहे हैं या हमारे पास काला धन है। सादा आपके साथ बैठ करके ये जो बात कही गई है कि सादा अपोजिशन जो है वो पूरी तरह से इस काले धन के इसलिए नाराज है कि इनको बताया नहीं गया। ये बहुत गंभीर आरोप है। सारे विपक्ष पर आरोप लगा दिया कि ये काले धन का समर्थन करने वाले हैं। सारे विपक्ष पर ये आरोप लगा दिया कि इनको मौका मिल जाता तो काला धन निकाल। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर संसद को डिरेल करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ने तो देश को ही डिरेल कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि अगर नोटबंदी पर सरकार का फैसला सही है तो फिर प्रधानमंत्री संसद में बयान देने से बच क्यों रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो नोटबंदी के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। हंगामे के बाद दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी नेताओं ने कहा कि पीएम ये कैसे कह सकते हैं कि विपक्षी दल काले धन के खिलाफ नहीं है। विपक्ष बार बार पीएम से काले धन पर दिए गए बयान पर माफी की मांग कर रहा था, जिसके बाद हंगामे के कारण दोनों सदन को स्थगित करना पड़ा। और इसी बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नोटबंदी की जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी के अलावा कई दूसरे लोगों को भी इस बात की जानकारी थी। शीतकालीन सत्र के दौरान पीएम के गैर मौजूदगी को मुद्दा बनाते हुए राहुल ने पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री बहस में हिस्सा क्यों नहीं लेते। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान का जवाब सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया। हम सबको रोक रखा है बोलने से, बोलने दीजिए। क्यों घबराहट, क्या किस बात की? कि ये जो डिस्कशन राजनेताओं को, एमपी को इसके अंदर प्रधानमंत्री को आ जाना चाहिए। डिबेट होगी 3, 4, 5, 6 घंटे की होगी। डिबेट में प्रधानमंत्री बैठ जाए, कल राज्यसभा से उठ के चले गए, डिबेट में बैठ जाए। प्यार से हम बोलेंगे, प्यार से वो बोले, देश को सब पता है। तर्कों और तथ्यों के तीर तर्कश से खत्म हो जाते हैं तो तुक्के और तमाशे शुरू हो जाते हैं। आज जो है वो कांग्रेस और कांग्रेस के जो भूले बिसरे साथी हैं उनमें उनके पास तर्कों और तथ्यों के तीर खत्म हो चुके हैं। केवल वो तुक्के और तमाशे पे लगे हुए हैं और उसके बाद कहते हैं कि जब हम आक्रोश दिवस मनाएंगे। किस बात का आक्रोश? काले धन के कुबेरों की कंगाली पर आक्रोश है या देश में जो काले धन के खिलाफ क्रांति शुरू हुई है उससे घबराए और बौखलाए हुए हैं? तो कुल मिलाकर यदि देखें तो नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास अपने अपने तर्क भी हैं। नोटबंदी को लेकर विपक्ष जहां सरकार पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार का कहना है कि ये फैसला आर्थिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। नोटबंदी के फैसले पर सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग लगातार जारी है।
पूरे विपक्ष को बेईमान बता देना सारे देश को, ये एक प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगता, उनको शोभा नहीं देता। ऐसा नहीं करना चाहिए। नेचुरली नेताओं विपक्ष में नाराजगी है और विपक्ष माफी की मांग कर रहा। हमने कहा कि डिस्कशन करो, कुछ बातें आएंगी तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू भी करे। मैंने 3 दिन पहले भी यही कहा था और आज भी मैं इस बात को कहता हूँ। लेकिन अब अगर भागना है तो उसका तो किसी के पास कोई रेमेडी, कोई समाधान, कोई इलाज है नहीं। संसद के बाहर इस तरह से इसको एक बहुत ही हल्केपन से कहना, समूचे विपक्ष को आरोपित करना बहुत गलत बात है। क्यों प्रधानमंत्री माफी मांगे? प्रधानमंत्री क्यों माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री ने क्या गलत काम किया है? जो जनता के हित के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, गरीब के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको माफी मांगने की जरूरत है। प्रधानमंत्री सही रास्ते पर हैं और सही तरीके से चल रहे हैं। वाकई तो इस पूरे मसले को किस तरह से समझा जाए? क्या प्रधानमंत्री सही रास्ते पे चल रहे हैं और विपक्ष का जो ये पूरा हंगामा है वो महज दिखावा है? ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान अनंत विजय जी जुड़े हुए हैं हमारे दिल्ली स्टूडियो में ही। अनंत विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका देश की बात में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल कि जिस तरह से विपक्ष लगातार नोटबंदी के मसले पर और प्रधानमंत्री बयान दे सदन में, इसको लेकर लगातार हमलावर है और प्रधानमंत्री सभी जगह बोल रहे हैं सिवाय सदन को, किस तरह से लिया जाए इस रणनीति को? राजश्री जी देखिए, प्रधानमंत्री को के बोलने को लेकर जो संसद में गतिरोध चल रहा है, इसमें अगर हम शुरुआत से देखें तो विपक्ष लगातार अपने गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। जी। पहले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सदन में उपस्थित होना चाहिए, पहले उन्होंने चर्चा की मांग की राज्यसभा में, उसके बाद उन चर्चा एक दिन चल गई, दूसरे दिन हुआ प्रधानमंत्री को वहां बैठ के चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, तीसरे दिन प्रधानमंत्री जब आ गए तो ये कहा जाने लगा कि प्रधानमंत्री इस पूरी चर्चा को सुने। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री लंच से पहले कल मौजूद थे सदन में, उन्होंने सबकी बातें सुनी। मनमोहन सिंह ने मॉन्यूमेंटल ये वाली जो बात कही उस पर भी वो वहां मौजूद रहे। बावजूद इसके अब विपक्ष रोज नई रणनीति बनाता है। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो 2G स्कैम के दौरान जिस तरह से भाजपा वालों ने किया था उसका बदला ले रहा है। लेकिन लोकतंत्र बदले से नहीं चलता। जी, लेकिन अनंत जी यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि यदि विपक्ष एक नोटबंदी का मसला जिस तरह से भी आया, इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री की नीयत साफ रही होगी, लेकिन जो तैयारी थी वो बिल्कुल ही लचर थी। कम से कम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें, भारतीय संस्कृति और भारत के तमाम विभिन्नताओं को भी देखें और भारत की जो अपनी सीमाएं हैं उसको भी देखें, तो उसको तैयारी जो थी वो सही नहीं है। वो आज तक साबित हो रही है। जिस तरह से लोग आज भी सड़कों पर खड़े हैं, नोट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और अब तो महीना खत्म होने वाला है, अब नए महीने में वेतन मिलेगी और तब कैसे लोगों का खर्च चलेगा, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता है हम आम आदमी का। क्या आपको नहीं लगता है कि कोई ऐसा मंच नहीं छोड़ा प्रधानमंत्री ने उसके बाद, नोटबंदी के मसले के बाद, जब भी वो, चाहे वो गाजीपुर गए हों, चाहे वो आगरा गए हों, चाहे वो आज किताब के विमोचन में गए हों या फिर आज भटिंडा गए हों, तमाम जगहों पर नोटबंदी का मसला उन्होंने उठाया जरूर, पर सदन में सबके सामने प्रधानमंत्री के तौर पर क्यों नहीं वो आकर एक बार बात कर लेते? ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से ये जबरदस्ती प्रेशर में लेके उनको बात करवाना ये थोड़ी ज्यादती है। और अगर आप देखें तो संसद में ऐसी कोई परंपरा भी नहीं रही है। लेकिन उनका उत्तरदायित्व भी तो बनता था। उनका परंपरा की यदि हम बात करें तो जिस तरह से ये नोटबंदी की घोषणा हुई, कैबिनेट की बैठक होनी चाहिए थी, आरबीआई की तरफ से ये प्रपोजल आना चाहिए था वित्त मंत्रालय को, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती, उसके बाद ये नोटबंदी का एक, अगर संवैधानिक रूप से भी देखें तो एक उचित समय दिया जाता, उसके बाद नोटबंदी की घोषणा हो सकती थी। पर प्रधानमंत्री अभूतपूर्व फैसले करने के लिए जाने जाते हैं और ऐसे कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी वो है जो यकायक पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और उनके विदेश मंत्री को पता नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी वो है जो लगातार अचानक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और उनके रक्षा मंत्री को भी पता नहीं होता। तो ये इस तरह के फैसले करने के लिए जाने जाते हैं। वो गैर पारंपरिक प्रधानमंत्री हैं, ये अरुण जेटली जी ने भी कहा है। अब जब पूरा देश वाकई सुनना चाहता है कि प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर, तो सदन जो कि पूरे देश का एक तरह से प्रतिनिधित्व है, वहां पर यदि प्रधानमंत्री बोल भी दें तो क्या हर्ज है? राजश्री जी, प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा है कि वो नहीं बोलेंगे। कल नेता सदन राज्यसभा के अरुण जेटली ने साफ तौर पर लंच के बाद ये कहा कि प्रधानमंत्री सदन में आएंगे। आसन ने भी ये आश्वासन दिया कि नेता सदन जब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आएंगे,
और बोलेंगे नहीं बोलेंगे इस पर भी जो संसद की परंपरा है उसके हिसाब से नेता सदन या वित्त मंत्री जो चर्चा होती है उसका जवाब देता है। ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को इंटरवीन करने से ज्यादा विपक्ष ने यह मुद्दा बना दिया कि प्रधानमंत्री हर वक्ता को सुने और लगातार सुबह से लेकर जब तक चर्चा चलती रही तब तक बैठे। मुझे लगता है कि ये मांग वैसी ही मांग है जैसी भारतीय जनता पार्टी ने 2G घोटाले के समय, चर्चा के समय कहा था कि मनमोहन सिंह पूरे समय सदन में उपस्थित रहे। तो ये टिट फॉर टैट की राजनीति चल रही है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह से नहीं चलता है। कुछ जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की भी बनती है, कुछ जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है। दोनों को मिलकर संसद के इस गतिरोध को समाप्त करना चाहिए। बिल्कुल, और इसमें दोनों ही पक्ष यदि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो शायद ज्यादा सही हल निकल सकता है। और इसमें लेकिन कोई शक नहीं कि नोटबंदी का जो असर है वो नए राजनीतिक समीकरण की ओर भी संकेत दे रहा है। खासकर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है बिहार में, जहां नोटबंदी को लेकर सत्तारूढ़ महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अब बिल्कुल आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि नोटबंदी का जैसे ही घोषणा हुई थी, नीतीश कुमार ने इसका स्वागत किया था और तभी से लालू प्रसाद यादव नोटबंदी के इस मसले पर हमलावर हैं। नोटबंदी के फैसले का जितना असर देश के लोगों पर हुआ है उतना ही असर इसने बिहार की सियासत पर भी डाला। नोटबंदी के फैसले को लेकर बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। नोटबंदी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां साहसिक कदम बताते हुए बार बार प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव का सुर इसके बिल्कुल उलट है। लालू यादव ने ट्वीट कर मोदी के इस कदम की अंकल पोजर से तुलना की है। लालू ने लिखा कि अंकल पोजर ने एक फोटो टांगने के उद्देश्य से दीवार में कील ठोकने के चक्कर में पूरी दीवार में ही छेद कर दिए, फोटो भी टेढ़ी ही टांगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नोटबंदी के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े दिख रहे हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी का यह फैसला बाघ की सवारी करने जैसा है और जनता इस फैसले के साथ खड़ी है। नीतीश ने कहा कि नोटबंदी का विरोध महागठबंधन के किसी दल ने नहीं किया। महागठबंधन के दल जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस इसके क्रियान्वयन के तरीके का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल नीतीश के बयान से उलट आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव नोटबंदी के खिलाफ प्रधानमंत्री को लगातार घेर रहे हैं। लालू यादव ने नोटबंदी के मुद्दे पर पीएम मोदी से 12 सवाल पूछे हैं। लालू ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान सेवक रहते हुए जनता के बारे में बिना सोचे इतना बड़ा फैसला कैसे किया गया। लालू ने पीएम से पूछा कि हम भी काले धन के सख्त विरोधी हैं, पर इसके नाम पर आप पूंजीपतियों की गोद में बैठकर आम लोगों को परेशान नहीं कर सकते। देश का किसान निर्धन भले ही हो लेकिन कमजोर नहीं है। लालू ने पीएम के आदेश को तुगलकी फरमान करार दिया, तो वहीं नीतीश पीएम मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यानी सियासी संकेतों पर गौर किया जाए तो नोटबंदी की सियासी गर्माहट के बीच खिचड़ी पकती नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये देश और बिहार की राजनीति में आने वाले किसी बड़े बदलाव का संकेत तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। नोटबंदी को लेकर बचे देशव्यापी घमासान के बीच कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है कि वे और उनकी पार्टियां इस मुद्दे के दम पर खुद को अपने प्रदेशों के बाहर मजबूत करने की कोशिश जरूर कर रही हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तो इस मुद्दे से अपने को देशव्यापी बनाने का बढ़िया मौका मिला है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनकी राजनीति बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चारों ओर घूमती है, वो भी नोटबंदी मुद्दे पर बीजेपी और मोदी को देश में बगावत होने की चेतावनी तक दे चुके हैं। लेकिन इससे उल्टा उदाहरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पेश किया, जिन्होंने पीएम का समर्थन किया, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मुद्दे पर सोच समझकर बयान दे रहे हैं और इस कदम को सीधे तौर पर कहीं भी इसकी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो इस वक्त चाहे पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, उसकी राजनीति जो है वो नोटबंदी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अनंत विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत जी, वाकई जिस तरह से देखा जाए, चाहे राज्य कोई हो, नेता कोई हो, पार्टी कोई हो, राजनीति जो है वो उसका मसला, उसका सबब जो है वो नोटबंदी ही हो गई है। ऐसा नहीं लगता आपको कि अब ये नोटबंदी और कई समीकरणों को उभारेगी और कई समीकरण जो कि ट्यूनिंग थी उसको तोड़ भी सकती है? संभव है, आप जो कह रही हैं वो संभव है, क्योंकि आप देखें तो शरद यादव के सुर कुछ और होते हैं, नीतीश के सुर कुछ और होते हैं। और अगर आप देखें तो जिन नेताओं की जनता में जो छवि है, उनकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित जो उनसे होती हैं लगभग वैसी ही प्रतिक्रिया हैं। अगर लालू यादव को देखें तो वो चारा घोटाले में कन्विक्ट है,
तो काले धन पर उनकी प्रतिक्रिया ऐसी ही आनी थी, इसमें कोई संकट नहीं है। और अगर आप नीतीश कुमार को देखें तो बिहार में उनकी छवि एक बेदाग नेता की, ईमानदार नेता की रही है। और हाल के दिनों में नीतीश कुमार थोड़े राइट टू सेंटर नजर भी आ रहे हैं। आपको मैं याद दिलाऊं कि अभी उनको दीनदयाल उपाध्याय की जो शताब्दी समारोह की समिति बनाई गई है उसका सदस्य भी बनाया गया है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री उनको बाहर तक छोड़ने भी आए। तो ये सारी चीजों को, अब अखिलेश यादव की छवि थोड़ी ईमानदार नेता की है तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत सधी हुई आती है, लेकिन उनके पार्टी के और नेताओं की प्रतिक्रिया अगर देखें तो वो लाल पीले नजर आ रहे हैं इस मसले पर। तो हो सकता है कि ये एक रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हो सकती है। लेकिन एक इसमें मसला ये भी है जिसका बीजेपी बार बार इसी को उठा रही है और शायद इसी वजह से जो विपक्ष का गुस्सा है वो बरकरार है। आनंद जी, इससे भी इनकार हमें नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से जो भी इस मसले के खिलाफ खड़ा है, नोटबंदी के इस फैसले के खिलाफ खड़ा है, उसे बिल्कुल आउटराइटली आप पूर्णतया उसको यदि आप कह दें कि वो काले धन का समर्थक है, ये भी तो सही नहीं है। पूरे सब लोगों को एक छाते के अंदर डाल देना कि जो काले धन का विरोधी है वो भ्रष्ट है, ये कहना थोड़ा मुझे लगता है कि अतिरेक है। लेकिन राजनीति में कभी कभी अतिरेक होते हैं और जब ऐतिहासिक फैसले हो रहे हो और पूरा विपक्ष एक हो गया हो तो हालांकि मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ये बयान न देते तो बेहतर होता। जी बिल्कुल, कम से कम उनकी गरिमा के खिलाफ ये बयान जरूर है। और वो जिस तरह से बार बार इस बात को कह रहे हैं, यदि उनसे गलती से एक बार वो बोल भी दें तो ये माना जा सकता था कि ये बयान उन्होंने गलती से दे दिया। लेकिन वो जितनी भी बार सामने आ रहे हैं जनता के, वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं काले धन को खत्म करना चाहता हूँ और बाकी सभी नेता, बाकी सभी दल काले धन के पोषक हैं, जो कि यदि भारतीय राजनीति के इतिहास को हम देखें तो ये कुछ ज्यादा अतिरेक है प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को देखते हुए। बहरहाल अतिरेक की राजनीति भारत में कई बार हुई है और इस बार कुछ ज्यादा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस अतिरेक को रोकने वाला जो संस्था है वो है न्यायालय। नोटबंदी का फैसला संवैधानिक है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर अब इस पर विचार होगा। नोटबंदी पर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील पर यह निर्णय लिया है। और इसके अलावा क्या कुछ आज अदालत में हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 8 नवंबर के बाद से देश के बैंकों और एटीएम के सामने ऐसी कतारें आम है। इन कतारों में खड़ी और जो खड़ी नहीं हो पा रही, उस जनता को हो रही तकलीफों को देखते हुए नोटबंदी के फैसले को दी गई चुनौती के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने फैसले की संवैधानिकता का मुद्दा उठाया। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये सिर्फ जनता को हो रही मुश्किलों का मामला नहीं है, बल्कि उससे गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि ये योजना की संवैधानिकता वैधता का सवाल है। इस मामले को 5 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के कानून के तहत किसी को बैंक से जायज पैसे निकालने से रोकने का अधिकार नहीं है और बैंक केवल पैसे के ट्रस्टी हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सिब्बल का विरोध किया और कहा कि 2 जजों की बेंच मामले की सुनवाई के लिए सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की परेशानियों को खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से उठाए गए कदमों पर दाखिल हलफनामे के आधार पर ये याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। उधर सीपीएम ने कोर्ट को बताया कि नोटबंदी के खिलाफ उसकी ओर से भी याचिका दाखिल की गई है। इस पर प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि अगर कपिल सिब्बल फैसले की संवैधानिकता को चुनौती दे रहे हैं तो बेंच अन्य अदालतों में दायर की गई सभी याचिकाओं का इंतजार करेगी और टुकड़े टुकड़े में सुनवाई नहीं हो सकती। अब 2 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट न केवल जनता की मुश्किलों से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई करेगा, बल्कि इस फैसले की संवैधानिकता पर भी चर्चा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर को इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार किया था, लेकिन केंद्र से इस बात का हलफनामा मांगा था कि जनता की मुश्किलों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार सरकार से जानना चाहा कि जनता के हितों का कैसे ध्यान रखा जा रहा है, जनता की जो परेशानी हो रही है जनता को, उसे कैसे दूर किया जा रहा है। सरकार ने भी ढेरों दावे किए अदालत के अंदर भी कि किस तरह से जनता की परेशानी को कम किया जा रहा है और यहाँ तक कहा गया कि कतार अब कम हो गई है क्योंकि पैसे लेने वाले ही लोग नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। नोटबंदी के चलते लोग आज भी परेशान हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों के पास पैसों की तंगी हो रही है तो बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। आइए जानते हैं नोटबंदी को लेकर देश में क्या कुछ असर हो रहा है। मुंबई से लेकर रांची, दिल्ली तक हमारे संवाददाताओं ने जाना कि बाजार और मंडियों का हाल कैसा है।
1.5 घंटा हो गया। मैं मणिपुर से इम्फाल से मैं 11 तारीख को आया हूँ। एटीएम का पीछे भागते रहा हूँ, अभी तक भाग रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि अपना काम छोड़कर आ रहा हूँ। मैं तो अपनी जॉब करता हूँ ना, उसके बाद मुझे पैसे निकालने के लिए आना पड़ा, काम छोड़कर अपना। दिक्कत तो प्रॉब्लम, बैंक में जाओ तो वहाँ पर कैश नहीं है, एटीएम में लगो लाइन में तो किसी एटीएम में पैसे हैं, किसी एटीएम में पैसे नहीं है, घर पे बच्चे हैं, प्रॉब्लम तो होता ही है। 2000 रुपये में होता क्या है? दिक्कत आ रही है कि वो चेंज नहीं है, उसके अलावा पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। हर एटीएम के पास 1-1.5 घंटा लाइन लगाने के बाद भी वो कैश खत्म हो जा रहे हैं। दिन भर कई एटीएम मतलब जगह गया, कहीं कोई पैसा नहीं था, तो दिक्कत तो हर वक्त दिक्कत है। हाँ, मुझे 1.5 घंटा सवेरे में खड़ा होके आया हूँ, मेरा नंबर ही नहीं आया उसमें 1.5 घंटे से पहले। हाँ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, मेरी जेब में पैसे नहीं है इस टाइम पे, कुछ भी एक भी पैसा नहीं है। पब्लिक को ये लाइन लगाओ बोले, बड़े लोग तो लाइन लगाते नहीं है। कोई देखेगा, कोई टीवी में देखो, कोई इसके अंदर देखो, कोई बड़े एक भी नहीं दिखेगा, सब गरीब लाइन में खड़े हुए पैसे के लिए। अभी कहीं बाहर जाएंगे तो बोले छुट्टा पैसा दो, कैसे देंगे पैसा? छुट्टा है ही नहीं मार्केट के अंदर। बिजनेस पे बहुत असर हो रहा है कि खर्चा निकलना भी मुश्किल हो गया है और माल लाने के लिए भी पैसा नहीं हो रहा है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ होता, लोगों को पास पहले 500 की नोट आनी चाहिए, डायरेक्ट 2000 का नोट आ गया, जिससे कि लोगों को शॉपिंग करने में दिक्कत हो रही है, हमें धंधा करने में भी प्रॉब्लम आ रहा है। अब लोगों के पास 2000 का नोट आ गया है, 100 रुपये का फल या भाजी लेता है तो हम उसको दे नहीं पाते हैं। अरे बहुत परेशानी हो रहा है, 2000 का नोट में जल्दी चेंज नहीं मिलता है बाजार में। जब बैंक में जाते हैं तो वही 2000 का ही नोट मिलता है। 500 का और 1000 का नहीं रहने से बहुत दिक्कत हो रहा है। भैया बहुत दिक्कत है, एक आम आदमी बहुत परेशान है। हम लोग जहाँ कहीं जाते हैं पैसा है पर सामान नहीं मिल रहा है। तो जाने प्रधानमंत्री तक ये आवाजें पहुंच रही हैं या नहीं, और विपक्ष इन्हीं आवाजों के बल पर शायद अपनी राजनीति भुनाना चाहता है। अनंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत जी, इसमें कोई शक नहीं, हम सभी ने शायद जैसे ही प्रधानमंत्री ने ब्लैक मनी को लेकर ये फैसला लिया था, सभी ने बिल्कुल सपोर्ट किया था। आज भी उस कॉज को लेके पूरी जनता शायद सपोर्ट में होगी, लेकिन जो तैयारी है उस तैयारी को यदि आप देखें, जिस तरह से लोग मर रहे हैं, कतारों में जिस तरह से लोग खड़े हैं, पूरा का पूरा व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं लगता कि बड़े फैसले लेना जितना आसान है उनका प्रयोग करना उतना ही मुश्किल है, और ये शायद सरकार को समझना चाहिए था। राजश्री जी, जब ऐतिहासिक फैसले होते हैं और गेम चेंजर फैसले लिए जाते हैं तो कई बार कुछ परेशानियां लोगों को होती हैं। आप अगर बैंकों की कतारों में लोगों से बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमें बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन वो इस फैसले के साथ हैं। नहीं, शायद यहाँ मैं आपको सुधारना चाहूंगी। हमने पूरे देश में सर्वे कराया है और तमाम कतारों से लोगों से हमने पूछा भी है, सभी ने ये कहा है। जाहिर सी बात है कि ब्लैक मनी का मसला ऐसा है कि सभी ये कहेंगे कि वो इस कॉज के साथ हैं, लेकिन आप ऐतिहासिक फैसले लेने के जल्दबाजी में आप मूलभूत तैयारियां तो नहीं भूल जाएंगे ना जी? नहीं, मूलभूत तैयारियां बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तैयारियां होनी चाहिए थी इतने बड़े फैसले को लागू करने के लिए, और अगर आप तैयारी कर रहे होते, लार्ज स्केल पे तैयारी कर रहे होते, तो हो सकता है आपकी इस योजना का पता लोगों को चल जाता। आप उस योजना को सीक्रेटली करने के लिए नहीं, इस योजना का पता चल जाता तो क्या हो जाता? पता चल जाता तो काले धन वाले अपना पैसा जमा कर सकते थे। अभी भी आपने अनंत जी, अभी भी सरकार ने 50 दिन का वक्त दिया है, और जो काले धन वाले जो सफेद कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सरकार का ही कहना है कि काले धन को लगातार सफेद किया जा रहा है, और वो तरह तरह के रोज नए नियम लागू हो रहे हैं और रोज नए नियम बदल रहे हैं। तो ये यदि योजना आप अगर विश्व भर में जहां जहां भी इस तरह से नोटबंदी हुई है, आप देखें अभी जहां जहां भी यूरो को भी बदलने की अब कोशिश चल रही है। जाहिर सी बात है कि नोटिफिकेशन आया, वक्त दिया गया, और वक्त देने के बाद और एक स्मूथ तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है। आपके देश में जब सरकार ये कहती है कि 22 करोड़ लगभग जनधन योजना है और 1.5 करोड़ के आसपास अकाउंट्स हैं, जो जनधन योजना के 22 करोड़ के अकाउंट्स हैं और 1.5 करोड़ के बाकी अकाउंट्स हैं, जिसमें मैं बुजुर्गों को ही मानती हूँ और बच्चों को ही मानती हूँ, तो कुल मिला के लगभग 25 करोड़ आपके पास अकाउंट हैं। और उसके बाद जो भी पैसा है वो या तो ब्लैक मनी है या फिर कैश मनी है। कैश मनी और ब्लैक मनी में अंतर तो है ना, आप हर कैश मनी को ब्लैक मनी कह दें, ये तो बिल्कुल सही और जायज बात नहीं कही जा सकती है। दूसरी बात ये है कि जहां 25-125 करोड़ की बात आप कर रहे हैं, 25 करोड़ आपके पास अकाउंट हैं और उसमें भी डेबिट क्रेडिट कार्ड भी यदि आप जोड़ लें तो कुल मिला के 50 करोड़ की संख्या बढ़ेगी। 75 करोड़ क्या करेंगे?
और बिना तैयारी के, यदि आपने एटीएम आपके पास जितने भी थे वो 500 और 1000 के नोट डिस्पेंस कर सकते थे, आपने 2000 का नोट आप लेकर आए। आपने कहा कि 50 दिन के अंदर आप बदल सकते हैं। आपने, प्रधानमंत्री ने खुले तौर पे घोषणा किया कि 24 तक मैं बदलने का वक्त दे रहा हूं, उसके बाद ये वक्त और बढ़ाया जाएगा। 4500 रुपये अभी ले सकते हैं आप, उसको कम कर दिया गया, 2000 किया गया। 24 तारीख के बाद अचानक आपने कहा कि नहीं, आप नोट नहीं बदल सकते हैं और आपने बंदी कर दी। तो अपने ही फैसले में ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार लगातार उलझ रही है। जो आरबीआई है, पहले उसने कहा कि जो नोट के रंग छूट रहे हैं दरअसल वही सही नोट हैं, उसके बाद उसने कहा कि जो रंग नहीं छूट रहे हैं वो सही नोट हैं। अभी मैं आपको खबर दिखाऊंगी जिसमें 500 के अलग अलग तरह के नोट छप के, उसने कहा कि नहीं, ये प्रिंटिंग की गलती है, आप अखबार नहीं छाप रहे हैं, आप एक मैगजीन नहीं छाप रहे हैं जिसमें गलती होगी, आप शादी का कार्ड नहीं छाप रहे हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से आप कैजुअली इस पूरे अप्रोच को लिया जा रहा है, ऐसा नहीं लगता कि ऐतिहासिक फैसले लीजिए। जाहिर सी बात है कि आपको इतना मैंडेट मिला है, पूरे देश का विश्वास आपके अंदर है और बहुत सालों के बाद शायद भारत ने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जिसके बात में, हर बात में लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं और जादू उनका चलता है। लेकिन उस जादू को चलाने के पीछे जादूगर की ये भी तो बिल्कुल जिम्मेदारी बनती थी कि स्टेज को बहुत अच्छे से तैयार रखता, उसके बाद आप आगे बढ़ते। 60 लोग आपके देश में मारे जाते हैं कतार में खड़े खड़े, कई लोगों के घरों में शादियां नहीं हो पा रही हैं, घरों में मातम भी ढंग से नहीं मन पा रहा है। क्या इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है? देखिए, आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जादूगर हैं, और इस फैसले के पहले जितने भी सर्वे आ रहे थे सब बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। उनको क्या जरूरत थी ये जोखिम भरा फैसला लेने के लिए? अगर उनकी मंशा खराब होती या उनकी मंशा में कोई त्रुटि होती या उनकी तैयारियों में कोई कमी होती, जो अब पता चल रहा है कि थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, तो वो ये फैसला नहीं लेते। ये तो यथास्थितिवादी राजनीति चलती रहती। वो अगले साल भी प्रधानमंत्री, अभी तक के सर्वे के हिसाब से वो सबसे लोकप्रिय नेता है। तो इस जोखिम को लेने के पीछे उद्देश्य जो मुझे लगता है वो यही था कि जो देश में काला धन है, जो देश में काला धन है, उसको किसी तरह हम बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड करें। नहीं, उनकी नीयत पे तो शक ही नहीं है अनंत जी, नीयत पे तो कोई शक नहीं। मैं आपके उसी जवाब पे आ रहा हूं। उसके बाद अब आपने कहा कि क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है लोगों को। यह सही है। अगर आप क्रियान्वयन में सबसे पहले लाखों नोट छप रहे होते तो कहीं ना कहीं से ये लीक होता कि भाई 2000 के नोट इतनी मात्रा में छप रहे हैं, क्या बात है। आपको पता है कि देश के कुछ अखबारों ने आरबीआई के किसी सोर्सेज के हवाले से 26 तारीख को ये खबर छाप दी थी। 4 अप्रैल को भी छपी थी। 4 अप्रैल को भी ये छप गई थी ये खबर गुजरात के अखबारों में, उसके बाद दैनिक जागरण में भी छपा। लेकिन नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ब्लैक मार्केट है, यदि कुल मिला के यदि हम भारत की सभी नोट्स को, सभी तमाम जितनी भी 20 लाख करोड़ लगभग हमारे पूरी मुद्रा है, चाहे वो रिजर्व मुद्रा है या फिर एक्टिव मुद्रा है या बाजार में मुद्रा है, यदि सभी को हम गलत मान लें, ब्लैक मनी भी मान लें और उसको 125 करोड़ में बांट भी दें, तो हर व्यक्ति के हिस्से में लगभग 10,000 या 13,000 रुपये आएंगे। उसको लेके मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, और जो सरकार की ही रिपोर्ट है कि कुल हमारी जो मुद्रा है उसमें से लगभग 6% जो है वो ब्लैक मनी में है, और ब्लैक मनी में भी 7% जो है वो ब्लैक मनी है, बाकी असेट्स में, चाहे गोल्ड में है, चाहे जमीनों में। मैं थोड़ा बीच में आपको रोकता हूँ। आप क्रियान्वयन की बात कर रही हैं, आप नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों को देखिए। उन आंकड़ों के हिसाब से जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनकी साप्ताहिक इनकम जो उनका है 1500 रुपए है, तो साल महीने के 6000 रुपए कमाते हैं। जो शहरों में हैं वो 12,000 रुपए कमाते हैं, और उनसे हम अपेक्षा कर रहे हैं कितनी लंबी कतार हो गई। जब 4,500 रुपए बदले जा रहे थे तो कितनी लंबी कतार थी आपने देखा। जैसे ही स्याही वाला इंट्रोड्यूस हुआ कतार आधी रह गई। तो ये सबसे क्या संदेश निकलता है? अभी उसकी भी रियलिटी चेक में आपको दिखाऊंगी। बैंकों ने साफ तौर पे कह दिया, अभी कतार आज भी कोर्ट में कहा है एजी ने, मुकुल रोहतगी कतार है, मुकुल रोहतगी ने कहा है कि कतार कम हो गया, और उसके पीछे एक बड़ी वजह करेंसी की भी कमी है। हाँ, करेंसी की कमी, और बैंक जो है टोकन दे रहे हैं। 86,000 करोड़ रुपए
को रिप्लेस करेंगे। एक वही मैं कह रही हूँ कि आपने वही मैं अर्ज करना चाह रही थी कि यदि आपने इतना 87% मुद्रा आप रिप्लेस कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए आप ओवरनाइट तो नहीं कर सकते ये फैसले। अब आप ये कह रहे हैं कि सबको पता चल जाता, सबको पता चला, आपने 3 दिन का वक्त दिया और उसके बाद फिर 50 दिन का आपने और भी वक्त दिया। अब आप डर भी रहे हैं कि जनधन योजना के जो अकाउंट्स हैं उसका दुरुपयोग ना हो जाए, जो आम अकाउंट्स हैं, सेविंग्स अकाउंट्स हैं, उसका दुरुपयोग ना हो जाए। मैं वही कह रही हूँ, आपने अगर यदि आप बता 21,000 करोड़, मैं वही अब आप उसको भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि 21,000 करोड़, अब 60,000 का आंकड़ा आ रहा है, यदि 21,000 करोड़ भी जमा हो गया अनंत जी, आप इसी आंकड़े पे यदि रहें और 22,000 करोड़ लगभग, मैंने आपको बताया 22 करोड़, माफ कीजिएगा 22 करोड़ जनधन अकाउंट हैं, 21,000 करोड़ को यदि 22 करोड़ में आप भाग करें तो हर अकाउंट में 932 रुपए आते हैं। 932 रुपए क्या ब्लैक मनी है? मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अचानक से देखिए, आप उसकी टाइमिंग पे सवाल कीजिए। नहीं, आप ये समझिए कि जो मजदूर होता है, जो मजदूर होता है, जो आम आदमी, हम और आप, हर किसी को शायद घर में भाभी जी जो होती होंगी वो घर को कैश मनी में ही चलाती हैं, वो डेबिट और क्रेडिट्स नहीं चलाती हैं। जो मजदूर जो 4500 2000 रुपया 150 कमाता है हर दिन का, वो जाके उसको बैंक में नहीं जमा करता। अब आपने उसको मजबूर किया है कि उसका पैसा बेकार हो गया, उसके जो मालिक हैं वो 500 और 1000 में उसको उन्होंने नोट दिया है। इसलिए तो आपको NSO का आंकड़ा दे रहा था कि वो कमा ही 1200 रुपए साप्ताह में रहा है, तो कितने जमा कर लेगा? मैं वही कह रही हूँ कि अगर 1200 रुपया कमा रहा है तो 932 रुपया जमा नहीं कर सकता वो। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि आप, उसके पास तो जो भी कुछ पैसा था वो सब कुछ बेकार हो गया। आपने 8 तारीख को घोषणा की है। बेकार नहीं हुआ, उसके लिए अभी भी बैंक के दरवाजे खुले हैं। आप RBI के दरवाजे खुले हैं। नहीं, बैंक के भी खुले हैं, आप खातों में जमा कर सकता है लेकिन उसको निकाल नहीं सकता। आप कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जहां कैशलेस की नहीं कर रहे, हम लेस कैश इकोनॉमी की गवर्नमेंट की बात कह रही हूँ। गवर्नमेंट भी लेस कैश इकोनॉमी की बात इकोनॉमी नहीं, अभी आज भी उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं कैशलेस इकोनॉमी चाहता हूँ। कैशलेस इकोनॉमी में वो कैसे जाएगा जब उसके पास क्रेडिट और डेबिट ही नहीं है? तो इसको लेके यदि आप मैं यही समझना चाहूंगी आपसे कि क्या आपको लगता है कि जो भारतीय जो विभिन्नता है उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए था? आप तमाम तरह के दावे जरूर करें कि यहाँ ब्लैक मार्केट के लोगों को पता चल जाता और फिर ये सब कुछ मेरी जो योजना थी वो फेल हो जाती, वो सब कुछ मैं समझती हूँ। इसमें संवैधानिक बहुत सारी गलतियां आपने की हैं, वो भी मैं मानती हूँ क्योंकि ये फैसला ऐतिहासिक था। लेकिन आम लोगों की परेशानी का ख्याल रखते हुए, बैंकों के पास आज कैश नहीं है, 2 दिन तक अब ये बैंक बंद रहेंगे। 28 तारीख को जाहिर सी बात है कि आंदोलन है और भारत बंदी की घोषणा है। अब 3 दिन तक ये और नाहक परेशानी, रोज रोज नए नए नोटिफिकेशंस आए, कुछ भी स्पष्ट है कि तो कुछ भी सरकार तो वही है ना, सरकार तो वही है जो जनता की दिक्कतों के हिसाब से अपने रुख को लचीला कर ले। इस जो सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि वो रोज अपने नियमों में बदलाव कर रही है, वो नियमों में बदलाव दरअसल जनता की सुविधा के लिए किए जा रहे हैं। अगर फीडबैक आ रहा है कि हमसे यहाँ पे कुछ कमजोरियां रह गई या कुछ लूप होल्स हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। हम किसी चीज को छिद्रान्वेषण की बजाय अगर हम इस तरह से देखें कि जनता के लिए सरकार एकदम से खुली हुई है, अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो हम ये कर देते हैं, आपको अब ये सारे विपक्ष नहीं हो रहा है। वही मैं आपको बता रही थी कि आप कह तो रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। आपने कहा कि हमने कोऑपरेटिव बैंक्स को हम ये पावर अब देंगे 21,000 करोड़ पे। इसके पहले RBI ने कह दिया कि कोऑपरेटिव बैंक्स को हम, सहकारी बैंकों को बैंक्स नहीं मानते हैं, इसकी वजह से स्ट्राइक पे गए। उनको ये कहा गया कि कोऑपरेटिव बैंक में पैसे जमा नहीं होंगे। कोऑपरेटिव बैंकों का हाल आप भी जानते हैं। आपने जब अब 21,000, अब तो आपने 21,000 का दिया है। अब आपने पैसे जमा करने के नहीं दिए, आपने नाबार्ड के थ्रू उनको लोन दिए हैं, किसानों को 50,000 रुपए उनके क्रेडिट पर लोन सकते हैं। जी, वही बता सकते हूँ, वही मैं कह रही हूँ। लेकिन यदि आप कोऑपरेटिव बैंक्स पे विश्वास नहीं करते हैं, आप पेट्रोल पंप पे विश्वास कर लेते हैं, आप बिग बाजार पे विश्वास कर लेते हैं, और कोऑपरेटिव बैंक्स जो जहाँ पे मैक्सिमम कहा जाए कि सबसे अधिकतम जो गाँव में जो अकाउंट्स होते हैं वो कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंकों में ही किसानों के होते हैं, आपने उस पर विश्वास नहीं किया। अब आप जब आग लगी है, फायर फाइटिंग करने की क्या जरूरत है? आप इसकी, अगर सरकार है, इतना बड़ा अमला है, इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, इसकी तैयारी पहले से भी की जा सकती थी, बेसिक तैयारी तो की जा सकती थी। ये ऐसा नहीं लगा कि आपने अचानक से घोषणा की, आग लग गई, अब आप उसको बुझाने की रोज नए नए कवायद कर रहे हैं। आपको अगर नोट गलत छप जा रहे हैं तो आप कह देते हैं कि नहीं अब यही समझो सही है। ये तमाम चीजें थोड़ी सी, इसमें ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ी सी और जरूरत था, इसको थोड़ा सा और, भले ही किसी को बताए बिना ही कुछ महीने पहले से ही ये पूरा कार्य जो क्रिया है वो कर ली जाती, पूरी तैयारी कर ली जाती। आपको ये फायर फाइटिंग लग सकता है, पर मेरी नजर में ये जनता के हिसाब से हर दिन फैसले लिए जा रहे हैं। जी, जनता की सहूलियत के लिए सरकार
अपना लचीला रुख अपना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से पलटने वाले नहीं माने जाते हैं। अगर उनके गुजरात का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो जो फैसले लेते हैं उस पे वो बहुत आसानी से वापस नहीं अपने जी बिल्कुल। और शायद बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। और शायद ये जिद जो है वो राजनीति में चलती नहीं है। और ऐसी एक जिद्दी नेता हमने इंदिरा गांधी को भी देखा था जो बहुत जल्दी अपने फैसलों को बदलती नहीं थी। और अब प्रधानमंत्री मोदी जो कि सबसे ज्यादा जिसको कहा जाए अपना विश्वास लेकर भारतीय राजनीति में उभरे हैं और प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि जनता के दुख दर्द को और ज्यादा वो समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी इस पूरे चर्चा में मेरे साथ हिस्सा लेने के लिए। वक्त अभी बहुत कम है। आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि देश के बैंकों में बढ़ते हुए एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने के लिए सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया है। दरअसल किसी भी बैंक की साख इस बात पर निर्भर करती है कि उसका एनपीए कितना कम है। पिछले दिनों लोकसभा में सरकार ने बैंकों की सेहत को लेकर आरबीआई की जो रिपोर्ट सामने रखी है वो भी इस बात की पुष्टि करती है कि कई बड़े सरकारी बैंक कंगाल हो सकते हैं। इन बैंकों को बचाने का सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तमाम तकलीफें मुश्किलें झेलने के बावजूद जनता का एक बड़ा तबका 1000 और 500 के नोट बंद किए जाने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इसकी वजह भी है। दरअसल सरकार ने नोटबंदी के ऐलान को करप्शन, ब्लैक मनी, आतंकवाद और जाली नोट जैसी कई समस्याओं पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह पेश किया, जिससे जनता के बीच संदेश गया है कि अभी भले ही दिक्कतें हो रही हों, लेकिन जल्दी ही अच्छे दिन आएंगे। क्या मामला वाकई इतना सीधा है या फिर जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार के इस कदम के पीछे एक बड़ा मकसद एनपीए के चलते डूबते जा रहे सरकारी बैंकों को उबारना और खाली होते जा रहे उनके खजाने को आम जनता की मेहनत की कमाई से भर देना भी है। पिछले दिनों लोकसभा में सरकार ने बैंकों की सेहत को लेकर आरबीआई की जो रिपोर्ट सामने रखी वो भी इस बात की पुष्टि करती है कि बैंक एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़े थे। कई जानकारों का मानना है कि नोटबंदी दरअसल इसी संकट से उबरने का एक मास्टर स्ट्रोक है। लोन के रूप में दी गई वो रकम जिसे वापस पाने में बैंक सफल नहीं हो पाते और न ही उनसे कोई ब्याज मिलता है, उसे एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। किसी भी बैंक की साख इस बात पर निर्भर करती है कि उसका एनपीए कितना कम है। लोकसभा में पिछले दिनों सरकार ने बैंकों की हालात पर आरबीआई की 30 जून 2016 की रिपोर्ट पटल पर रखी, जिसके अनुसार देश के 48 बैंकों पर 5,96,751 करोड़ रुपए का एनपीए है। सबसे ज्यादा एनपीए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 93,137 करोड़ है। ये उसके कुल लोन का 7.8% है। तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए 55,003 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया का 43,935 करोड़ रुपए है। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा का एनपीए 35,604 करोड़ है, जबकि कैनरा बैंक का एनपीए 30,480 करोड़ है। आरबीआई ने सितंबर 2015 से बैंकों के एनपीए खातों को खंगालना शुरू किया था। बैंकों को एनपीए की रिपोर्ट देने के लिए एक समय सीमा भी तय की गई थी। सितंबर 2015 में बैंकों का कुल एनपीए करीब 3.5 लाख करोड़ था। दिसंबर में रकम बढ़कर 4.5 लाख करोड़, मार्च 2016 में बढ़कर 5,94,000, तो जून 2016 में बढ़कर 5,96,000 करोड़ रुपए हो गई। सरकारी बैंकों की तुलना में निजी बैंकों में एनपीए कम है। सबसे ज्यादा एनपीए आईसीआईसीआई बैंक में 17,208 करोड़ है, जबकि एक्सिस बैंक में 7,909, एचडीएफसी बैंक में 4,724, कोटक महिंद्रा बैंक में 3,059 करोड़ रुपए और आईडीएफसी बैंक में 3,030 करोड़ रुपए का एनपीए है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की स्थिति अब भी कमजोर है। सरकारी बैंकों को मार्च 2019 तक 9,000 करोड़ डॉलर की जरूरत होगी। वित्त वर्ष 2017 में बैंकों के एनपीए बढ़कर 12% होने की आशंका है। एनपीए की दिक्कत 12 से 18 महीने जारी रहने की आशंका है। जानकारों का कहना है कि बैंकों के एनपीए खाते शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में रुपया डूबना जैसे कारण भी मौजूदा हालात की एक वजह है। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे सरकार ने कदम उठाया है। इस सरकार ने बड़े बड़े लोन माफ कर दिए और जिससे वसूली होनी चाहिए थी वो नहीं की। उसी के चलते आज जनता परेशान है और छोटे कारखाने और फैक्ट्रीज में काम बंद है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एनपीए के चलते बैंकों की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की सख्ती के चलते बैंकों ने 9 महीने में एनपीए की एक बड़ी रकम सामने रखी थी। 6 लाख करोड़ की ये वो रकम है जिसके चलते पंजाब नेशनल बैंक जैसे कई बड़े बैंक कंगाल हो सकते थे। उन्हीं बैंकों को बचाने के लिए घरों में रखा जनता की बचत का रुपया काले धन पर कार्रवाई की बात कहकर बैंक खातों में जमा कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
उधर 500 रुपए के नए नोट को आए अभी 2 हफ्ते हुए हैं, लेकिन बाजार में 2 तरह के नोट मिलने से लोगों को परेशानी हो रही है। लोग असली और नकली नोट को लेकर परेशान हैं। इन नोटों में कई छोटे छोटे फर्क हैं। 500 के नए नोटों में जो फर्क नजर आए उनमें से मुख्य ये है कि एक नोट में गांधी जी की परछाई ज्यादा दिखाई दे रही है, जबकि उसी तरह के दूसरे नोट में ये कम है। 500 रुपए के नोटों के सीरियल नंबर में भी फर्क है। अशोक स्तंभ का अलाइनमेंट जो है, जो इसकी स्थिति है और साइज यानी कि जो उसका माप है वो भी अलग अलग है। सिक्योरिटी थ्रेड के प्लेसमेंट में भी फर्क है। एक नोट में प्लेसमेंट सही है तो दूसरे में काफी दूर है। दोनों नए नोटों के किनारों के साइज में भी काफी फर्क है। इन नोटों के रंग में भी अंतर दिखा और एक में हल्के रंग की छपाई है तो दूसरे में गाढ़ी। हालांकि आरबीआई ने इस पर सफाई दिया है कि इस पूरे मसले को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि नोटबंदी की वजह से छपाई की गलती ये हो सकती है, लोग इसे स्वीकार कर सकते हैं या आरबीआई को वापस भी कर सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि चूंकि छपाई बहुत जल्दी हो रही है इसलिए क्वालिटी चेकिंग नहीं हो पा रही है। उधर नोटबंदी के बाद बैंकों में बड़े पैमाने पर अघोषित धन जमा कराने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार एक मौका और दे सकती है, ये खबर आ रही है। खबर यह है कि अघोषित धन जमा करने वालों के लिए सरकार एक बार फिर से डिस्क्लोजर स्कीम लॉन्च कर सकती है। इस योजना के तहत अघोषित आय रखने वाले लोगों के धन पर 50% का टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन वो अपनी जमा राशि को 4 साल तक निकाल नहीं पाएंगे। वहीं जो इस स्कीम को नहीं स्वीकार करेंगे उन लोगों पर 60% से अधिक तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा अगले सप्ताह केंद्र सरकार इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन भी कर सकती है। केंद्र सरकार की ओर से यह योजना कैबिनेट की ओर से टैक्स कानूनों को मंजूर दिए जाने के एक दिन बाद सामने आई है। गुरुवार शाम को ही प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के साथ बैठक की थी और समझा जाता है कि प्रधानमंत्री ने आयकर कानून में संशोधनों पर अपनी सहमति भी दे दी है, लेकिन सरकार ने ऐसे किसी योजना की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। और इसी बीच एक और खबर आ रही है कि काले धन पर सरकार के हमले का अगला चरण सोना हो सकता है। जी हां, सोना रखने पर अब पाबंदी लग सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार सोने खरीदने और रखने वाले पर कड़ी निगरानी रख रही है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इससे साफ इनकार किया है अभी तक। दरअसल भारत में गोल्ड प्रीमियम पिछले हफ्ते 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था, क्योंकि नोटबंदी की वजह से सोने की खरीद फरोख्त भी बड़े पैमाने पर हुई थी। नोटबंदी के बाद ज्वेलर्स में डर फैल गया था कि सरकार काले धन के खिलाफ लड़ाई में सोने के आयात पर प्रतिबंध लगा सकती है। इस वजह से भी सोने की खरीद बढ़ी। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। अनुमान है कि सोने के 1000 टन वार्षिक मांग का 1/3 भुगतान काले धन में किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि नोटबंदी के फैसले से कैश में होने वाले सोने की तस्करी पर अब लगाम लग सकती है। और तमाम खबरों पर नजर डालने के लिए देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। लोकसभा में शुक्रवार को एक शख्स ने विजिटर्स गैलरी से कूदने की कोशिश की। हालांकि वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। राकेश सिंह बघेल नाम के इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 27 लाख की नई करेंसी बरामद की है। ये करेंसी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर से एक कार से मिली है। सभी नोट 2000 के हैं जो मुंबई से बदलकर दिल्ली लाए गए थे। क्राइम ब्रांच ने करेंसी लाने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में शहीद हुए 3 जवानों में से एक शशांक सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद शशांक के अंतिम संस्कार में जनसैलाब उमड़ा। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से उन्हें मार दिया था। कई दिनों से लगातार गिरावट के बाद शेयर बाजार ने तेज दौड़ लगाई है। सेंसेक्स 456 अंकों के उछाल के साथ 26,316 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 1.75% की उछाल के साथ 8,114 के स्तर पर बंद हुआ। और अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान से जुड़ी एक अहम मसले की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लेने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हम पाकिस्तान जाने वाले बूंद बूंद पानी रोककर पंजाब के किसानों को देंगे। प्रधानमंत्री पंजाब के भटिंडा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और पानी सिंधु की बात हो रही थी। भारत के साथ लड़ाई लड़के खुद को भी तबाह कर रहे हो और निर्दोषों का मौत के गुनहगार बन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को न सिर्फ खरी खरी सुनाई, बल्कि 2 टूक शब्दों में कहा कि भारत के हक का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए प्रोटेक्शन करता है। पंजाब के भटिंडा में एम्स के शिलान्यास के मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी का भारत को नुकसान हो रहा है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का पानी जिस पर हिंदुस्तान का हक है वो हमारे खेतों तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस पर रोक लगाने की ठान ली है। उधर सिंधु जल समझौते के तहत आने वाली नदियों का पानी रोकने की बात कहकर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच कूटनीति को गरमा दिया है। पिछले दिनों ही पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सिंधु नदी समझौते का मुद्दा उठाया था। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री का ये बयान पंजाब में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिया गया है या वाकई सरकार नदी का पानी रोकने की तैयारी में है। नोटबंदी की मुश्किलें झेल रहे किसानों में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देश प्रेम जगा दिया है। पंजाब में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को सिंधु नदी का बूंद बूंद पानी देने की बात कही है। वो पानी लाने के लिए हालांकि इसी माह जब भी मुद्दा लोकसभा में उठा था तो सरकार ने सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार से साफ साफ इनकार किया था। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने लोकसभा को बताया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। 18 सितंबर को उड़ी पर हुए हमले के बाद सिंधु जल समझौते को रद्द करने की मांग तेज हो गई थी। प्रधानमंत्री ने भी हफ्ता भर के भीतर अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन सरकार फिर इरादा बदल सकती है। लेकिन भटिंडा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर भारत को उसके हक का बूंद बूंद पानी किसानों को दिलाने की बात कही है। हालांकि सियासी जानकार पंजाब चुनाव के मद्देनजर महज एक जुमला मान रहे हैं, लेकिन नोटबंदी की बढ़ती तकलीफ पर देश प्रेम के नारे को बेअसर होता देख इस बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है। वो पानी लाने के लिए कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु जल समझौते को रद्द करना इतना आसान नहीं, और अगर रद्द किया भी जाता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर गलत संदेश जाएगा। अभी तक अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान को दुनिया कटघरे में खड़ी करती रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधि को तोड़ने से भारत की साख पर बट्टा लगने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि एक जवान हमारा शहीद हो गया। इलाके में 2 आतंकियों के रिहायशी इलाके में छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का घेराव कर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जबकि कुलगाम में आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। और अदालत की दुनिया से एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं को तथाकथित तौर पर घूस दिए जाने के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी बनाने की मांग से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामला एक बड़े जनप्रतिनिधि से जुड़ा है, सिर्फ इसलिए मामले की जांच के आदेश नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुछ और बड़े नेताओं को कथित तौर पर घूस दिए जाने का मामला सामने आने पर सनसनी सी फैल गई थी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही खबरों में इस बात का उल्लेख किया गया था कि सहारा समूह और बिड़ला समूह के दफ्तरों पर मारे गए छापों के दौरान जब्त दस्तावेजों में घूस लेने वालों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम शामिल है। जस्टिस जेएस केहर और जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की पीठ ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि इस तरह के आरोपों पर कार्रवाई की जाने लगे तो हर कोई फंसता नजर आएगा। कोर्ट ने कहा कि जो कागजात दिए गए हैं उनके आधार पर जांच नहीं कराई जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि सहारा के दस्तावेज तो पहले ही फर्जी पाए गए हैं, कोई भी किसी के नाम की कंप्यूटर में एंट्री कर सकता है, इसे तवज्जो नहीं दी जा सकती। लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह समर्थन में और अधिक दस्तावेज उपलब्ध कराए। मामले की अगली सुनवाई अब 14 दिसंबर को होगी। ये याचिका गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने 2 बड़ी कंपनियों पर पड़े छापों में बरामद दस्तावेजों की एसआईटी जांच के लिए दायर की है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इन दोनों कंपनियों पर पड़े छापों में कई दस्तावेज बरामद हुए थे, जिनमें देश की अलग अलग पार्टियों के नेताओं और अधिकारियों को पैसे देने का उल्लेख किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
और अब मीडिया जगत से जुड़ी है एक दुख की खबर। वरिष्ठ पत्रकार और टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक दिलीप पटगांवकर नहीं रहे। दिलीप पटगांवकर का 72 वर्ष की उम्र में पुणे में निधन हो गया। 10 दिन पहले हार्ट अटैक होने पर उन्हें पुणे के प्रयाग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप पटगांवकर का जन्म पुणे में मई 1944 में हुआ था। सेंट विंसेंट हाई स्कूल से 10वीं पास करने के बाद उन्होंने पुणे के फर्गुसन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पॉलिटिकल साइंस में बीए की डिग्री हासिल करने के बाद वह पेरिस चले गए। उन्होंने वहां के फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ हायर सिनेमाटोग्राफिक स्टडीज से डिप्लोमा किया। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में ह्यूमन साइंस के डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। 1968 में उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया का पेरिस कॉरेस्पॉन्डेंट बनाया गया। 1973 में दिलीप भारत वापस आए और यूनेस्को के कई वरिष्ठ पदों पर काम उन्होंने किया। 1988 में दिलीप पटगांवकर टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर भी बने। दिलीप 6 सालों तक टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर रहे। साल 2011 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक रोड मैप तैयार करने के लिए 3 वार्ताकारों की एक टीम बनाई थी, जिसमें से दिलीप पटगांवकर एक मुख्य व्यक्ति थे। और एपीएन को दिलीप पटगांवकर की भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की बात में अब बात करते हैं इतिहास की। देश और दुनिया के इतिहास में 25 नवंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से ये सभी प्रमुख हैं। 1667 में रूस के उत्तरी कॉकसस क्षेत्र के सिमखा में आए विनाशकारी भूकंप में 80,000 लोग मारे गए थे 25 नवंबर को ही। और 25 नवंबर 1930 में जापान में एक ही दिन में भूकंप के 690 झटके रिकॉर्ड किए गए थे। 1963 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का अंतिम संस्कार हुआ था और वाशिंगटन में लगभग 8 लाख लोगों ने इस अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया था। 1973 में ग्रीस में सेना ने राष्ट्रपति का तख्ता पलटा। हफ्तों से फैली अशांति के बीच 1973 में सेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज पापाडोपाउलोस का तख्ता पलट दिया था। 2014 में कथक की मशहूर नृत्यांगना सितारा देवी का निधन 25 नवंबर को ही हुआ था। और देश की बात के इस अंतिम पड़ाव पर हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा में उस शख्स की जिसने पार्श्व गायन की शुरुआत की। आज भारतीय फिल्म संगीत के भीष्म पितामह माने जाने वाले आर.सी. बोराल की पुण्यतिथि है। आर.सी. बोराल कोलकाता के एक मशहूर संगीत परिवार में जन्मे थे। घर में संगीत में माहौल था, इसलिए उनकी प्रतिभा निखरते देर नहीं लगी। सुप्रसिद्ध गायक कुंदन लाल सहगल की प्रतिभा को तराशने और भारत की जनता से रूबरू करवाने का श्रेय आर.सी. बोराल को ही जाता है। के.एल. सहगल द्वारा ही अभिनीत फिल्म विद्यापति, चंडीदास, स्ट्रीट सिंगर, प्रेसिडेंट, पहला आदमी बोराल जी की सबसे कामयाब फिल्मों में गिनी जाती हैं। फिल्म प्रेसिडेंट में कुंदन लाल सहगल द्वारा गाया गया गीत एक बंगला बने न्यारा आज तक आर.सी. बोराल और के.एल. सहगल दोनों की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाता है। आर.सी. बोराल को याद करते हुए मैं आपको छोड़ जाती हूँ उनकी कुछ खूबसूरत संगीत की कृतियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।